की दवा साथ ले जाओ। वैसे तो पूनम वर्मा के कारण मोतियाबिंद ठीक हो ही गया होगा आपका, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। काफ़ी लोगों को शारीरिक मानसिक दोनों तरह के लाभ यहाँ होंगे। ये क्या जोड़े सिर जाने की परंपरा है क्या? कार्यकर्ता भी जोड़े सिर जा रहे हैं, इनके करेक्टर ठीक नहीं लग रहे मेरे को। मेरा जो आप देखिएगा, आपसे काफ़ी अनुनय विनय कहा गया, ये उठाओ हाथ उठाओ फलाना करो, ये सब प्रक्रियाओं पर अब आपको खुली छूट दी जाती है। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपका मन करे आप तालियां बजाएं, आपका हूटिंग करने का मन करे आप हूट कीजिएगा। किसी कवि को यदि अच्छा नहीं लग रहा है, हमने 70 सालों में अपनी मुट्ठियों को कसा नहीं है, इसलिए हम देश को बर्बादी के कगार पर लेकर के चले आए हैं। राख जब तक दबी रहती है वो आने वाली चिंगारियों का स्वागत नहीं करती है। यदि चिंगारियां उस पर खड़ी होती हैं तो आने वाले किसी पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी की औकात नहीं होती कि इस मुल्क की दहलीज को छू भर दे। हमारी खामोशियां, कई बार सुकरात ने अपनी जीवनी में लिखा है, मेरी बात को जरा 2 मिनट ध्यान से सुन लें। एसपी साहब, मेरा मन था कि आप बैठे, शुक्रिया शुक्रिया, बस मेरा आपको ही सुनाने का मन है आज की शाम। और पांडे जी जा रहे हैं तो यदि अच्छा है यही, चलिए फिर कोई बात नहीं है, विशिष्ट कार्य हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वो तो मैं भी 2 बार जा चुका हूँ, आप भी जा सकते। करें क्या, इन्होंने चाय इतनी पिला दी हम लोगों को जब से, पर इनको तो नमक का पानी पिलाया हमारे अध्यक्ष महोदय को तो 3 बार गिलास में भर के, कहना ये लोग नमकीन लस्सी ऐसा कह के पिला दी। चलिएगा मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। मैं एक विषय जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो विषय इस समय बड़ा ताज़ा है। ये मुल्क है जो नोटों के लिए बड़ा परेशान है कि नोट बदल दिए गए हैं। मैं देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपकी नींद को, सर थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा, मैं इस जिंदा से माहौल में जो मृत माहौल हो जाए जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। हम 4 दिन 6 दिन लाइनों में खड़े हो गए तो हमें लगने लगा कि हमारे पैर थक गए। मेरी एक टिप्पणी पर यह सदन मुझे बता दे, या तो ये पूरा पांडाल 2 मिनट के अंदर हूटिंग में बदल जाएगा या तालियों के हुजूम में तब्दील हो जाएगा। मुझे नहीं पता इस देश में नोटबंदी का क्या असर 1 साल बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, लेकिन जैसा हमने कहा, यह देश जियो की फ्री सिम लाइन लेने के लिए हम रात भर लाइनों में खड़े रहते हैं। और जब एक बार देश को जरूरत पड़ी कि इस मुल्क की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए तुम एक दिन लाइन में खड़े रहो, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पैर दुख रहे हैं। माफ करिए साहब, जिस दिन यही सवाल सेना के सरहदों पर खड़े हुए सैनिकों ने कह दिया हमारे पैर दुखने लगे हैं, हम सोना चाहते हैं, उस दिन ये मुल्क सुरक्षित नहीं होगा। मुझे तालियां और थोड़ी तेज चाहिए कि इस मुल्क में। और उनकी तकदीर पर रोने वाले, आंसू बहाने वालों से मैं एक ही प्रमाण पत्र कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि नोटबंदी पर परेशान है वो लोग। एक बार जाएं जरा उनसे पूछें, पूरे मुल्क का यदि एक ही जवाब ना हो तो मुझे गोली मारिएगा। पूरा मुल्क एक ही जवाब देता है, हाँ हमारे पैर थके हुए हैं, लेकिन देश के निर्णय के साथ हम एक साथ खड़े हुए हैं। ये पूरे देश का जवाब है इस समय। जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो हम सैनिकों से बात करते हैं, और देश के अंदर यदि हमारी तकदीर फसलने का मौका आता है तो हम सरहदों से राजनीतिक रास्ते निकालना शुरू करते हैं। हरिओम पंवार जी की 2 लाइन मेरी इस नई कविता की भूमिका है। 4 लाइनों को आपने ठीक से सुन लिया तो मुझे ठीक से सुन लेंगे। ये 2 लाइन तय कर देगी मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा रहना है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? 2 लाइन मुझे बताएं। और खरियार रोड में शायद 4-5 साल बाद आया हूं, मुझे लगना चाहिए जो जैसा मैं छोड़कर गया था वैसे लोग यहां हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सीमा पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर, मेरे साथियों खरियार रोड के नागरिक, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दी जो भी वॉल्यूम देख रहे हैं। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। घर में हो दुख दर्द, मैं शुरू होना चाहता हूं, घर में हो दुख दर्द अगर तो सबको रोना पड़ता है, थोड़ा हो अगर बोझा ज्यादा सबको ढोना पड़ता है। अगर देश की चादर मैली मिलकर धोना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, नई कविता में बोल रहा हूं तो। वो सीमा पर खड़े हुए हैं अपना लहू बहाने को। ये टेलीविजन वाले, मीडिया वाले 4-4 लोगों को बैठ करके बहस करना शुरू करते हैं। पूरा मुल्क परेशान नहीं है, आप 4 लोग बुद्धिजीवी नाम के लोग परेशान होंगे। मुल्क परेशान नहीं है सर, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। केवल
केवल लहू बहा देने से, केवल लहू बहा देने से सरहद नहीं टिका करती। जो नई लाइन है वो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। वो सीमा पर खड़े हुए हैं अपना लहू बहाने को, हम टीवी पर लगे हुए हैं केवल गाल बजाने को। हम टीवी पर लगे हुए हैं। देखिए, साथ न दे तो मुझे कविता बहुत थोड़ी छोटी कर देनी पड़ेगी। मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं। ये खामोशी विनीत चौहान के हिस्से में नहीं आती है। मैंने 1 लाख की भीड़ में कोलाहलों में कविताएं सुनी है। ये खामोशी बाकी कवियों को कैसी लगी मुझे नहीं पता, मुझे खल जाएगी, मैं कविता छोटी कर दूंगा। वो सीमा पर खड़े हुए हैं अपना लहू बहाने में, हम टीवी पर लगे हुए हैं केवल गाल बजाने में। अच्छा होता इस संकट को हम सब यूं ही जी लेते, थोड़े से शंकर बन जाते कालकूट विष पी लेते। थोड़े से शंकर बन जाते कालकूट विष पी लेते। भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ना तो सीधी आंख मिलाओ जी, और नीच आतंकी गढ़ की मिलकर जड़े हिलाओ जी, और नीच आतंकी गढ़ की मिलकर गली बनाओ जी। कुछ दिन, ये लाइन यदि आपका साथ दे तो मुझे लगना चाहिए मुल्क हमारे साथ खड़ा है। कुछ दिन रूखी सूखी खा लो, 2 लाइन मैं कल के पत्रकारों के लिए सौंप रहा हूं, ईश्वर भाई आपको शायद कल काम आए। कुछ दिन रूखी सूखी खा लो, पन्ना नया जोड़ दो तुम, लेकिन काले धन की अब के पूरी रीढ़ तोड़ दो तुम। लेकिन काले धन की अब के पूरी रीढ़ तोड़ दो तुम। नहीं तुम्हारे ओठों पर ये राजनीति की भाषा हो, मैं राजस्थान से आया हूं तो इस लाइन को फिर मेरी हिम्मत बनाना। नहीं तुम्हारे होठों पर ये राजनीति की भाषा हो, घास की रोटी खा लेने की राणा सी अभिलाषा हो। घास की रोटी खा लेने की राणा सी अभिलाषा हो। और इन लाइनों को जब जब मैंने देखा मुझे लगा देश अभी एकजुट है, लेकिन राजनीति के कुछ लोग हैं कि जो उसको दूसरी दिशा में जोड़ना चाहते हैं। एक विषय, क्योंकि बसंत जी यहां बैठे हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक जी को मैंने रोक लिया है, तो मेरा मन है कि मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें कह दूं। हिंदुस्तान के विषय को समझ जाएंगे तो मुझे अनुमति दे देना, वरना मैं विषय बदल दूंगा। 2 महीने पहले, मैं आपकी परीक्षा भी ले रहा हूं, आप कितना अखबारों को पढ़ते हैं, टेलीविजन को सुनते हैं। 2 महीने पहले हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने, इशारा समझ जाए तो आपकी तालियों में चिंगारियां चाहिए मुझे। हमारे शेरों ने पड़ोसी मुल्क की सीमा के अंदर घुसकर 38 बकरों के सिर काट दिए हैं। मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं, आपकी आवाज चाहता हूं। शुक्रिया। हम लोगों ने 70 साल हो गए सर इस मुल्क को अपनी लाशें बटोरते हुए, तिरंगे में लिपटे बेटों की लाशें देखते हुए। मेरा वाक्य को समझ लेंगे तो आप मुझे सुन लेंगे। 55 साल तक ये मुल्क अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर भेजता रहा लाहौर की तरफ। ये तरीका क्या था इस मुल्क का? हम गिड़गिड़ाते रहे। यहाँ केशधारी बंधु बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह के बंदे बैठे हैं। मैं एक भी सिख को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मानकर सिर झुका देता हूं, उसकी पगड़ी को। मेरा मानना ये चुटकुलों की कौम नहीं थी सर, ये हिंदुस्तान के बलिदानों का शिलालेख लिखने वाली सबसे बहादुर कौम मानी गई थी। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं, आजादी के संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं। आपकी तालियां इसको एक बार हाथ खड़े करके बता सकती हैं। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम नहीं है सर। हमारे बड़े कवि लिखते हैं, पवार जी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं है किसी मां के 4 बेटे मिले हों और इस तरह बलिदान हुए हो जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। सर मैं कहते हुए गला रुदता है, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जब छोटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया बलिदान का वक्त आया तो रोने लग गए, डर गए मौत से तुम, कैसी बलिदानी परंपराओं के बेटे हो तुम। बड़े ने कहा, नहीं छोटे डरा नहीं हूं। कहला, फिर रोते क्यों हो? छोटे ने जो जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े उस उत्तर को बोलते समय। बड़े ने कहा, छोटे रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा उस बेटे का। फतेह सिंह, थोड़ी आपकी तालियां कमजोर है, सब मुझे माफ कीजिएगा, तालियां थोड़ी मजबूत कीजिएगा। हिंदुस्तान का तेवर बोले तो लगना चाहिए। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। हिंदुस्तान का तेवर बदलता है, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। उधर चमकौर में दोनों बेटे युद्ध में चले, बचे हुए 2 बेटे जो दीवार में चिन दिए गए फतेह सिंह और जोरावर के बाद, बचे 2 बेटे सरहिंद की दीवार की तरफ से हटे, चमकौर की तरफ युद्ध में चले। आधे घंटे बाद वापस लौटे तो मां डर गई, गुरु पत्नी डर गई, बेटे कायर निकल गए। मैं डरूं या रोऊं या अपनी तकदीर को पीटूं, मेरा दूध कलंकित कर दिया है। डरते डरते पूछा, युद्ध से वापस कैसे आ गए? दोनों ने धीरे से बोला, मां प्यास लगी थी,
पानी पिला दो। गुरु माँ की आंखों में लाल डोरे उभरे। छत्तीसगढ़ के लोगों तालियां उधार मत रखना, मैं कुछ दृष्टांत रख रहा हूं आपके सामने। गुरु माँ ने दृष्टि से आंखें में तरेरते हुए कहा, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली तुम दोनों ने वहीं पर? चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु माँ रोने लग गई। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, कहने लगी मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आंसू बहाने का वक्त नहीं है। ये बात तो उस दिन तय हो गई थी जिस दिन बलिदान का रास्ता तुमने चुना था। आज रोती क्यों हो? कहना मेरे 4 बेटे थे, चारों तो दे दिया, कोई जिंदा नहीं है, मेरे जीने का वक्त समाप्त होता है। गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करते हुए कहता हूं, आकाश में कहीं चारों बेटों की आत्माएं सुन रही हो, उन्हें आश्वस्त कीजिएगा बलिदानी कौम कैसी होती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मत बजाना मेरी कविता पर तालियां, इन 2 लाइनों को हमेशा के लिए याद रखना, मेरे जहन में लिखी हैं। गुरु गोविंद सिंह आश्वस्त करते हैं गुरु माँ को, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मैं बहुत धीरे पढ़ूं, विस्फोट तेज हो से तालियों में तब्दील कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। तो मैंने कहा 55 साल तक अचकन पर गुलाब लगाकर कबूतर छोड़ता हिंदुस्तान। इशारे में बोल रहा हूं, सीधी भाषा कविता होती नहीं है। सुरेंद्र जी बैठे हैं यहां पर। काश एक बारी से ये मुल्क अचकन के गुलाब और कबूतर हटा करके गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ छोड़ देता तो देश की तकदीर का फैसला बदला होता। सर हमारे यहां तो लाशें आ गई, 34-17 बेटे आ गए हमारे तिरंगों में लिपटकर। मैं कसम देकर पूछना चाहता हूं, पहली बार इस मुल्क की आंखों में आंसू नहीं थे सर, अंगारे थे हमारी आंखों में। इस मुल्क ने कहा नहीं, अब हम लाशें नहीं देखना चाहते, अब हमारे कंधे इनकार करते हैं इन लाशों को ढोने के लिए, हमें बदला चाहिए, हमें 17 के बदले 34 लाशें चाहिए। देश की सेना को धन्यवाद दीजिएगा, उसे 17 के बदले 34 नहीं 38 बेटे ला करके दिए। मैंने सुरेंद्र भाई से पूछा, मैंने कहा यार 17 के बदले 34 तय हुए थे, 38 कहां से आए? अगला तो रजनीकांत। कहना समझते नहीं ना भाई, 17 दूनी 34 ठीक है, पर 4 आदमी उठाने को भी तो चाहिए ना। जरा इनके सम्मान में ताली बजा। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी। अब विनीत चौहान शुरू होना चाहता है, मुझे मन दे देंगे तो मैं 1 घंटे तक आपको सुनाऊंगा, वरना कार्रवाई करके वापस जाना मुझे भी आता है। पुराने नोट दोगे तो पुरानी कविता चेप जाऊंगा, नए दोगे तो ठीक ठाक चलेगा मामला, ये भी समझ लेना आप। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी, आतंकी अंगा क्यों करना पड़ा है सर्जिकल ऑपरेशन। और हमारे 3 नेता कह रहे थे हमें प्रमाण चाहिए। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे, और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। लेकिन सेना ने भी अब एक हाथ उठ जाए मैं दावा करता हूं, लेकिन सेना ने भी अब के उत्तर ही दमदार दिया। एलओसी के भीतर घुसकर गद्दारों को मार दिया, एलओसी के भीतर घुसकर गद्दारों को मार दिया। पूरा देश मोदी जी के समर्थन में नारे लगाने लग गया। मुझे लगा अब तो मोदी जी की जय हो गई। बसंत भाई बैठे, मैं जानता हूं कि मैं किन लोगों के सामने कविता पढ़ रहा हूं। सर मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, मेरी 2 किताबों का विमोचन मोदी जी ने किया है। सुरेंद्र जी के साथ एक कवि मैं भी हूं जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से कविता पाठ की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चरण चुंबन की भाषाएं राजनीति के दरवाजे पर गाना शुरू कर दूं। मैंने तभी कभी पढ़ लिया था अंबर जी के शब्दों में, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मुझे लगा ऑपरेशन अभी अधूरा हुआ है, मुझे लगा ऑपरेशन अभी अधूरा हुआ है, और उसका कारण समझना, क्यों अधूरा हुआ मेरा काम जो मैं कहना चाहता हूं समझना। कश्मीर के अंदर ये जो तिरंगे हमारे भाई लहरा रहे हैं, आपको सुनकर शर्म आएगी, मुझे बोलते हुए शर्म आएगी। जिस देश में तिरंगे झंडे, मैं गया हूं खुद कश्मीर आज से 3-4 महीने पहले, मैंने जालियों में कैद तिरंगे देखे हैं वहां पर। यह हिंदुस्तान की कौन सी तस्वीर थी सर? एक एनकाउंटर में यदि इस देश के एक आतंकवादी को हमारी सेना मार देती है, मेरी बात को समझना, मैं बोल कहां रहा हूं। एक एनकाउंटर के अंदर एक बुरहान वानी को मार दिया जाता है तो 3 महीने से कश्मीर कर्फ्यू में कैद है। खरियार रोड के लोगों मुझे बताइए, खतरा हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा या कश्मीर में रह रहे लोगों से ज्यादा हो चला है? आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर कर रही। इतनी कमजोर तालियों से काम होने वाला नहीं है। मुझे डरी हुई तालियां भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फिर तो मर्दों वाली तालियां चाहिए। हिंदुस्तान की सेना जिन्हें ब्रेड बांट रही थी, जिन्हें उन्हें तस्वीरों के साथ उनके मिठाइयां बांट रही थी,
हमने उनके कर्नलों की कॉलरें पकड़वा दी इस मुल्क के अंदर। हम करना क्या चाहते हैं? वहां के नागरिक हमारे सेना के कॉलर तक हाथ पकड़ रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो मुझे लगा ऑपरेशन अभी अधूरा है, हमें कश्मीर में रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। 2 लाइन सुन लेना, शायद ठीक लगे आपको। अंबर जी लिखते हैं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, आपका भी साथ चाहता हूं मैं, मंच का भी साथ चाहता हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, नारा लगाए तो फिर मेरे साथ ढंग से लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका मोदी जी। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं प्रदेश अध्यक्ष के सामने बोलने जा रहा हूं। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, क्या बोलने जा रहा हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। ये कहने की हिम्मत अभी केवल विनीत चौहान की है। बहुत हो चुका, लेकिन सच कह दूं तो फिर मेरा साथ देना, मैं किसके सामने क्या पढ़ रहा हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, रोज सैनिकों की लाश क्यों जलते हैं, मेरा दावा आप हाथ रोक ना पाएंगे। रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। हमने प्रमाण मांगने शुरू कर दिए सर्जिकल स्ट्राइक के। 2 बड़े नेता कह रहे थे, नाम ले लूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि दिग्विजय सिंह और केजरीवाल की बात कर रहा हूं। कहने लगे यार हमें प्रमाण चाहिए, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा आदरणीय मित्रों, हमें भी प्रमाण चाहिए। तुम्हारे पिताजी यही है कि कोई दूसरे थे? हमने तो कभी डीएनए टेस्ट की सर्टिफिकेट नहीं मांगा तुमसे। ये हिंदुस्तान है, सर आस्थाओं का देश है। हमारे यहां जिसको भी हमारी मां ने एक बार इशारा करके कह दिया ये तुम्हारे पिताश्री, इनके पैर छू लो, हमने तर्क नहीं किया, विवाद नहीं किया अपनी मां से, हमने उन्हें पिताश्री मानकर प्रणाम करके पैर छू लिया। और जो सैनिक इस मातृभूमि की परिक्रमा कर रहे थे, हमने उनसे कहा कि तुम प्रमाण दो इस देश में कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की है कि नहीं की है। तो मैंने सुरेंद्र जी से पूछा कि साहब प्रमाण कैसे मिले? कहले कुछ नहीं, बड़ा सादा इलाज है। अब के जब हेलीकॉप्टर से वहां जाएं अपने कमांडो तो उसके आगे इन दोनों को लटका दो। कहले अब देखते रहो हम सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर जो भी ताली ढंग से बजाओ, कभी कभी ढंग की बात भी कह देता हूँ, आगे लटका दो दोनों को। कहले अब देखते रहो हो रहा है सर्जिकल ऑपरेशन। फिर इनका जो हो ऑपरेशन लाके इनकी मैयाओं को ठोक दो, कहला ये पकड़ो, ये आ गए तुम्हारे प्राण पुत्र यहाँ पर। लेकिन हमने प्रमाण मांगे सर। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, करगिल में तैनात है सर। वो उस दिन पहरा दे रहा था जिस दिन ये खबर चली। उसने एक व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज भेजा, बाद में वो वायरल हो गया। बड़े रोते हो, उसने कहा विनीत हो सकता है कल हमसे प्रश्न लगाए कि तुम बर्फीली आंधी में वहां खड़े हो या चाय पी करके अपने टेंटों में पड़े हो। उसने करुणा के साथ रोते हुए एक मैसेज किया, पता नहीं कितने लोग समझेंगे। वो बोला मेरे पैर के छालो लहू उगलो। क्या रोता है इस देश का सैनिक? ईश्वर जी 2 लाइन आपको सौंपता हूं, आज की रात विरासत में आपको सौंप रहा हूं, गिफ्ट में दे रहा हूं। वो सैनिक बोलता है मेरे पैर के छालो लहू उगलो, कुछ सिरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सिरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। हमने इलाज नहीं किया तो पड़ोसी मुल्क से आवाज आने लगी हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए। जैसे भाई ने कहा वहां एक बिलावल भुट्टो नामक प्राणी रहता है, उसकी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास है। उसके नाना ने जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मांगा, वो खुदा के पैर दबा रहा है। मैंने कहा बच्चे तेने भी कश्मीर मांगा है, तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं मैं। क्या बात है भाई, बढ़िया बात। तब मैंने कहा लगता है नादान पड़ोसी दोहरा है, ताली तभी बजा दिया करो, ऐसा नहीं टिटलागढ़ पहुंच जाओ तब ट्रेन के बाद में ताली बजा। आज हम आए तो वहां पीछे के स्टेशन के पास, महासमुंद के पास 3 आदमी ताली बजा रहे। मैं क्या हुआ, हमको देख के खुश हो क्या? ना, पिछली बार जो कविता सुनाई अब समझ में आई है, आपको देख करके याद आ रही है। तो आज ही ताली बजा लिया करो, बार बार मत करा करो तुम ये सारा काम। नहीं बढ़िया बढ़िया बात मेरे को इस दुबे जी ने बताई, मैं बताना नहीं चाहता। इतना ब्रिलियंट आदमी यहाँ बैठा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में डाले हुए, ऐसा सन्यासी आदमी ना देखा होगा तुमने। ऐसा धार्मिक आपने देख दिया, सनी लियोन का फैन है अगला, इससे बड़ा धार्मिक क्या हो सकता है अगला आदमी। दिल्ली में गया तो वहां पे केजरीवाल जी तो नए नए आइटम करते रहते हैं। वहां देखे तो नया नियम लागू कर दिया, ओड नंबर इवन नंबर, एक दिन कार इस नंबर की चलेंगी, दूसरे दिन दूसरी। वहां बसों में भीड़ चल रही सर डीटीसी के अंदर, अगला बकरी लेके खड़ा हुआ राजघाट पे।
कहना बकरी चलेगी, बकरी चलेगी। कहना तेरा दिमाग खराब है, डीटीसी के अंदर आदमी नहीं चढ़ रहा है, इसमें कहीं बकरी जा सकती है क्या? कहना राजघाट से पकड़िए, गांधी जी की बकरी चल सकती है। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन धन्यवाद देना इस आदमी को, बधाई देना, ऐसे ही पद्मश्री नहीं मिलती है, कोई दिमाग की बात है इसके अगले की। अगला हिम्मत नहीं आ रहा सर, तुरंत कुतुब मीनार के पास जामा मस्जिद में गया, वहां से काले रंग का बुर्का लाया, बकरी को उड़ाया, फिर डीटीसी की बस रोकी। दादी की तबीयत खराब है, चलेगी। ऐसी ताली बजा दी वहां पे कंडक्टर को देख के, जैसे आपने बजा दी धीरे धीरे। कंडक्टर को दया आ गई, कहना भाई दादी की तबीयत खराब क्यों है? कहना वहां ले गया था ठंड में नहलाने के लिए हरिद्वार, अकड़ गई दादी, इसलिए इसको चिकनगुनिया हो गया है। बैठाओ। कंडक्टर का बैठा अगली सीट पे, बैठा दिया। अंदर तो बकरी फंसी थी, दादी थी नहीं। जैसे ही राजघाट के पास बस पहुंची तो बकरी ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। अब कंडक्टर को लगा यार ये तो अपने साथ चीटिंग हो गई है, लेकिन कंडक्टर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था सर। उसने कहा सुरेंद्र दुबे, तेरी दादी की रुद्राक्ष की माला टूट चुकी है, इसको बीड़ना शुरू कर। एक बार जोरदार ताली बजे, ऐसा धार्मिक आदमी हमारे यहाँ बैठा हुआ है। इस प्रोग्राम की सर में हुआ क्या, दुबे जी इस प्रोग्राम की निकल चुकी भौं। ताली बजे कहाँ से? यहाँ पे भौं आप नहीं जानती, हमारी तरफ ही निकलती है, नोएडा में निकलती है, ये अमित जानता है। भौं निकल चुकी इस प्रोग्राम की। भौं क्या क्या होती मैं बताऊं आपको। इन पंडितों ने इन ठाकुरों को, राजपूतों को, सिखों को बड़ा बहकाया। कहना तुम तो शेर पुत्र हो, तिलक निकालो, जाओ लड़ो कारगिल में जाकर के। मैंने कहा तुम क्या करोगे? कहना हम आटा मांगेंगे सारंगी बजा करके। फंसा दिया सरदार सिंह साहब को। सिंह साहब कहने लगे यार बेकार की बात है, मैं तो आटा मांगना कोई करेगा, ला मुझे दे, मैं मांग के बताता हूँ। अब सरदारों ने कभी जिंदगी में आटा मांगा हो तो मांगे। पहली बार फंसा दिया, जटा वटा बना दी, कहले जटाएं तुम्हारे, तुम बाबा जी हो जाओ। ऊपर से फंसा दिया, अंदर सरदार जी सिंह साहब फंसे हुए। कहना ये ले सारंगी, ये ले झोड़ी, चला पास में चला जा महासमुद्र, मांग के बता। पंडित जी ने फंसा दिए सरदार जी को जिंदगी में मांगना ना आवे। ताकत के बल पे तो मांगा था कई बार, लेकिन वैसे ना लिया कभी जिंदगी में। अब उन्होंने साहब सारंगी बजानी शुरू करी, गांव में घुस गए, कू लगे, अंदर से 3 बार कू करी होगी, गांव में एकदम एक कुतिया की ना। सरदार जी यार पंडित जी ने ये नहीं बताया मांगने के अंदर कुतिया की भी एंट्री होती है क्या, ये तो बताया नहीं ना, मांग लो बस। वाकई मांगना कठिन है। 3 मिनट तो सरदार जी ने देखा, कहना ये क्या हो रहा है, वो करे कुतिया करे, आधी मिनट बाद सरदार जी ने यू टर्न मारा। ये सीन कुतिया ने पहली बार देखा। कहना यार कोई बाबा जी अपनी तरफ आ रहा है, अब तक तो भागते थे, ये तो अब बाबा जी हो तो अंदर तो सिंह साहब फंसे हुए, सारंगी लेके। अब कुतिया डरती हुई पीछे हट रही, सिंह साहब लगा रहे, कुतिया हट रही, डर रही हो। ये कैसा बाबा जी मेरी तरफ चला आ रहा है, पहली बार सीन देखा। हालत ये हो गई, वो कर रहा कुतिया कर रही। 3 मिनट में कुतिया के टॉन्सिल हो गई सर, उसका गला हो गया खराब। सरदार जी नहाते, कुतिया कर रही, जैसे तुम कर रहे हो तालिया, ऐसी हालत करती हो जैसे हमारे कवियों ने कर दी तुम्हारी। हालत ये होगी साहब, कुतिया पानी के कुंडे में गिर गई। सरदार जी नहाते, देख कुतिया पड़ी कर रही, जैसी तुम्हारी हालत हो रही। हालत ऐसी कर दी उन्होंने। शाम को आए दुबे जी घूमते हुए, कहना यार सिंह साहब को छोड़ा था महासमुद्र में, कहाँ है? देखा तो ऐसे पालती मार के सिंह साहब बैठे, ऊपर भगवा वस्त्र ऐसा ही पांडे जी जैसा पहन रखा, और लग रहे सामने कुतिया पानी के कुंडे में, नाक पर टिका रखी सारंगी उसके, और लग रहे कुतिया कर। कहले ये क्या कर रहे हो? कहले इसकी भौं निकाल रहा हूँ, बहुत मोहब्बती थी है, तो जल्दी ताली बजा दो, नहीं भौं मेरी भी निकल चुकी है। लेकिन सर सच मानिएगा, ये सब हंसी ठहाके, ये गीत हम सब इसलिए गा रहे हैं, इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि सरहदों पर कुछ हमारे बेटे अभी भी संगीन लेकर के खड़े हुए हैं। ये उनकी विरासत है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। पड़ोसी मुल्क कहता है मुझे इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा सुनो, बाढ़ आई हुई है, लीटर में ले लो। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। जरा फिर से सुनिएगा, जिस तेवर से विनीत चौहान को सुना जाता है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इतिहास याद दिलाता हिंदुस्तान का। पड़ोसी मुल्क कहता है मुझे इंच कश्मीर चाहिए, तो अगली 2 लाइनों पर मुझे इतना कोलाल चाहिए कि मैं आपको याद भर ले जा सकूं, कल दिल्ली तक लौटूं तो मैं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे,
अपनी तालियों को सहेजना, मैं दावा कर रहा हूं आपकी चिंगारियां उठेंगी। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है सब, वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर हमारा रिकॉर्ड दर्ज है। किसी कंट्री के पास 93,000 सैनिक हो, विद वेपन हो, शस्त्र सहित हो, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में। और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी उसकी पेशानी है। मैं बिलावल भुट्टो और वहां की विदेश मंत्री का व्यक्तिगत रिश्ते का प्रयोग कर रहा हूं इसमें। जो समझदार लोग हैं, जो संपादकीय पेज पढ़ते हैं, मेरे इशारे को समझ जाएंगे। मैं बिलावल से कहना चाहता हूं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान मेरा नहीं है सर, ये आपका भी है, ये मेरा भी है, और हिंदुस्तान की सेना के बदौलत ये गर्व है जो मैं बोलना चाहता हूं। आपको लगे ये हमारा गुमान सच्चा है तो आपकी तालियां इस बार पाकिस्तान के पास पहुंचे। हम उन्हें आश्वस्त कर देना चाहते हैं, ये युद्ध बहुत हो गया आपका। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे हाथ खड़े हुए दिख नहीं रहे, इस बार दिख जाए एक बार इस पंडाल में। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। हम किससे रोएं जाकर के? हमारे यहां तो पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के बयान दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों, एक लाइन में समझ जाना मैं बोल कहां रहा हूं। वो कहते हैं कि पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है। हाँ, हमारे बाप का नहीं है, हमारे बाप पुरखों से कुछ गलतियां हो गई थी, इसलिए तुम्हारे हिस्से में चला गया था। और जिस दिन समझदार औलादे आ जाती है दिल्ली में, उस दिन पीओके नहीं, पूरा का पूरा पीओके ले लिया जाता है। और फारूक साहब, तुम्हारे पिताजी तो 6 महीने जेल काट चुके हैं क्योंकि वो भागने की फिराक में थे। तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान किसका है? पाकिस्तान की, हिंदुस्तान का एक बड़ा मुख्यमंत्री, बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बयान देता है कि पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, तो विनीत चौहान इस मंच से जवाब देना चाहता है, पीओके की बात नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। कहां है आपकी भुजाओं के संकल्प? मैं देखना चाहता हूं। पीओके की बात नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी फारूक जी, इसका वो सो रहे हो अपने एसी कमरे में, तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनके तकिए पर पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा। फारूक जी का पाकिस्तान, मैं कहना चाहता सुने कि पीओके की बात नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, इनके 2-3 दोस्तों ने बयान दिए, ये तो हिंदुस्तान में है, हम जो छोटे से प्रांत के सीएम बना दिए, हम पाकिस्तान में होते तो वहां के पीएम होते। फारूक जी समझ लेना, राजस्थान वो मिट्टी है जिसने इतिहासों को आईने दिखाए हैं। मैं तुम्हें पाकिस्तान का आईना दिखाना चाहता हूं कि तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का, फिर समझदार लोग कहां है मैं देखना चाहता हूं, फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं जब जब इस कविता को पढ़ता हूं बसंत जी,
मुझे हिंदुस्तान की राजनीति का एक व्यक्ति अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा नजर आता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी पार्टी के कितने बड़े पूजनीय नाम हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कश्मीर समस्या यदि किसी एक व्यक्ति की देन है तो मैं उसका नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं। आपको लगे मैंने ठीक जगह हथौड़े का प्रहार कर दिया है तो फिर आपकी तालियां मेरे समर्थन में उठें, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, फिर मेरी भी परीक्षा आपकी भी परीक्षा है, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बेटों के सम्मान में तालियां मैं देखना चाहता हूं, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो, शांति मंत्र की पूजा। लेकिन हिंदुस्तान वो है सर जहां शहीदों के अपमान की इतनी कड़ियां हैं राजनीति की तरफ से। अभी सब 17 बेटे आए, आप सबने टेलीविजन पर देखा होगा। 4 बेटे बिहार के आए थे तिरंगे में लिपट करके। चारों बेटे जब वहां पहुंचे तो वहां के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से घोषणा की गई 1 लाख रुपए का चेक दे दो इस विधवा को। लोगों ने कहा ये राशि कम है, तो उसने कहा 5 लाख दे दो। उस विडो ने स्वाभिमान के साथ उस चेक को ठोकर मारते हुए एक ही वाक्य बोला, ये वाक्य मेरा नहीं है, मैंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं, मैं एक भी वाक्य गलत बोलूं कल मुझे टोकना, तुम झूठ बोलकर गए थे। उसने कहा मेरा पति शराब पीकर नाली में नहीं मरा है, वो देश की सरहदों पर तिरंगा लेकर के मरा है, ये अपने चेक को वापिस रखो। तो मुख्यमंत्री को शर्म आई, उसने कहा 10 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए दिए गए सर। मुझे लगा उस दिन राजनीति अहंकार में कहना चाहती है कि दे तो दिए 10 लाख रुपए, अब क्या करे सरकार, क्या करे सरकार जब राजनीति ने अहंकार किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं सर, कोई व्यक्ति, नेता, प्रवक्ता, अधिवक्ता आपको यह कहता मिले कि 10 लाख रुपए की गड्डी से हमने विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है। भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा, क्या चिल्लाया। मैं 2 लाइन का कवि मानता हूं हिंदुस्तान में अपने आप को। अच्छा लगे तो जो मैंने उस नेता को जवाब दिया, इसे हिंदुस्तान की आवाज बनाना। मैंने कहा तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आपको सौंप कर विदा होना चाहता हूं। और कल जब हम उड़े रायपुर एयरपोर्ट से इंदौर के लिए, तो ये तालियां विमान में मेरा पीछा करे, मैं उम्मीद करूंगा। अंतिम 2 लाइन पढ़कर मैं विदा हो रहा हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो। ये दे चिल्ला थे दिल्ली में चिल्लाई तो फेफड़ा बाहर निकल गया, ले दे के खुशे रहे। मैं वीर रस के कवि है, पाकिस्तान तक जाते हैं, पाकिस्तान को शामिल कर लो। पाकिस्तान कहते कि हमारे पास बम है, हम किचन साले तोर पास बम है लेकिन हमारे पास दम है। पाकिस्तान ला निपटाए के आइडिया है हमारे पास। सिंधु नदी के पानी छोड़ दो, पहली रोक दो, प्यासा मर जाए तो पानी छोड़ दो, सब बहा जाए। आइडिया है, ज़्यादा दिमाग लगाए की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की हमारे पास बम है, हमारे पास बम है। अरे हमारे पास एक से एक बम है। एक बम नरेंद्र मोदी, एक बम लाल कृष्ण आडवाणी। अब कहाँ पावे पानी? पानी नहीं है, कागज में पहुंच। आइडिया है ना, आइडिया है तो ताली बजाना पड़ता है ना। हमारे पास एक से एक बम है, एक बम नरेंद्र मोदी, एक बम लाल कृष्ण आडवाणी। अब कहाँ पावे पानी? पानी नहीं है, कागज में पहुंच। अरे कश्मीर पर नहीं साले, कराची पर सोच। बाल कांड खत्म हुआ, लंका कांड की बारी है। मोदी जी ने बतलाया है सेना की तैयारी है, मोदी जी ने बतलाया है सेना की तैयारी। ये का बराबरी करी है पाकिस्तान? दूजन रोता ही निपटाते होला खरियार रोड के बर्तन मांजत मांजत। ये रोगा नवाज शरीफ में ना कीड़ा पर ही कीड़ा, तो दूसर पूछते कीड़ा ले तो पूछ पर ही के नहीं। वो का बराबरी करी पाकिस्तान? आइए
सुरेंद्र शर्मा जी आ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा को सुनना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज की रात मंदिर के ऊपर जो कलश स्थापित होता है, हम वो कलश स्थापित कर रहे हैं। अपने कुल गौरव हिंदी काव्य मंच के व्यंग हास्य के विश्वविद्यालय आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं और ये चाहता हूं कि आप दोनों हाथ उठाकर सुरेंद्र शर्मा जी की अगवानी में ताली बजाएं। और अगर आप देखना चाहते हैं सुरेंद्र शर्मा की उड़ान को, और ऊंचा कर दीजिए आज खरियार रोड में आसमान को, और ऊंचा करिए आसमान को। हाँ, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मोबाइल में भी इधर उधर बत्ती जला के बैठे हैं, सब बंद कर दीजिए। भाभी जी आप भी थे तो बंद कर ही दो, मैं तो थाने जाने हूँ। क्या है कि सुरेंद्र शर्मा जी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, वो एक ही बार करवाए हैं शादी के समय, अब उसके बाद वो नहीं करवाना चाहते, इसलिए आप सब बंद कर दें। उनका नियम है, कॉपीराइट एक्ट